हम बार तक पहुंचे। दिखने में ही खास नजर आने वाले एक अधेड़ दंपत्ति कुछ मेहमानों के साथ वहां खड़े थे। रिया के मॉम और डैड दोनों के हाथ में शैंपेन का ग्लास था। वे उन लोगों जैसे नजर आ रहे थे जिन्हें हम अमूमन टाइटन वॉच के विज्ञापन में देखते हैं। उन्होंने महंगे कपड़े और एक्सेसरीज पहन रखी थी। उनकी हर चीज डिजाइनर थी, मुस्कुराहट भी। रिया के डैड ने ब्लैक बंदगला पहन रखा था और उनके चश्मे की कमानियां सुनहरी थी। उसकी मॉम ने गोल्ड कलर सिल्क साड़ी पहन रखी थी। रिया, तो तुम यहाँ हो, मिस्टर सोमानी ने कहा। उन्होंने अपनी बेटी के गले में अपना हाथ डाल दिया। रोहन तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। रिया ने अपने को अपने पिता से अलग किया और एक कदम दूर खिसक गई। हाय रोहन, उसने कहा, तुम कब आए? रोहन एक हैंडसम नौजवान था। उसके बाल जेल थे और उसने एक फॉर्मल ब्लैक सूट पहन रखा था। 2 मिनट पहले। द पार्लर टुक सो ब्लडी लॉन्ग टू फिनिश माई फेशियल। रोहन ने भारी ब्रिटिश एक्सेंट के साथ कहा। मुझे पता चला कि रोहन चांडक 3 दिन पहले ही लंदन से आया है। वो और उसकी माँ अपनी 1 हफ्ते की यात्रा के दौरान रोहन के घर पर ही ठहरे हुए थे। चांडक और सोमानी परिवार दोनों जयपुर से थे और उनकी दोस्ती 3 पुश्तों से थी। उनका लंदन में हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस था। मैंने मान लिया कि सोमानियों की तरह वे भी अमीर थे। नेवर माइंड यंग मैन, रिया के पिता ने कहा और रोहन की पीठ थपथपाई। वी आर सो प्राउड ऑफ यू बेटा। मिस्टर सोमानी ने रोहन के पिता की कहानी सुनाई, जिनकी 2 साल पहले मौत हो गई थी। रोहन ने बहुत कम उम्र में ही होटल बिजनेस का काम बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। ऐसा लग रहा था कि रिया और रोहन इससे पहले भी कई बार यह कहानी सुन चुके थे और वे झोंपे हुए लग रहे थे। मैंने घड़ी मिलाकर देखा। मिस्टर सोमानी पूरे 3 मिनट तक बोलते रहे थे। इट्स ओके अंकल, रोहन ने कहा। मैं तो यह सब केवल अपनी मॉम की खुशी के लिए करता हूँ, दैट्स ऑल। पूरे समय रिया की माँ अपने पति के पास खड़ी रही। मेरी तरह उन्होंने भी एक भी शब्द नहीं कहा था। तुम महज 24 साल की उम्र में तुम लंदन में 400 कमरे वाले 6 होटल चला रहे हो और अब 7वीं होटल खोलने की तैयारी कर रहे हो। सो प्राउड ऑफ यू सन। मिस्टर सोमानी ने अपनी बात को दोहराते हुए आखिरकार अपना ट्रिब्यूट खत्म किया। मैंने अपने चेहरे पर अत्यंत सराहना और आश्चर्य का भाव बनाए रखा था, जैसे कि मुझसे उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन मेरी बेटी रिया भी कुछ कम नहीं है। लेट मी टेल यू, मिस्टर सोमानी ने बोलना शुरू किया था कि रिया ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। डैड स्टॉप, रिया ने कुछ रूखेपन से कहा। मिस्टर सोमानी मुस्कुरा दिए और चुप हो गए। डैड, मैं आपको माधव से मिलाना चाहती हूँ, जो कि कॉलेज में मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, रिया ने कहा। मिस्टर सोमानी ने मेरी ओर देखा। हेलो कहने से पहले वे एक पल रुके। मैंने सेलेस का बेस्ट ब्लेजर और शर्ट पहन रखी थी, लेकिन फिर भी वहाँ लोगों ने जिस तरह के कपड़े पहने थे उसकी तुलना में वे कुछ भी नहीं थे। डिजाइनर चीज़ों के शौकीन मिस्टर सोमानी ये तुरंत ताड़ गए थे कि मैंने कम डिजाइनर कपड़े पहन रखे हैं। हेलो माधव, मिस्टर सोमानी ने कहा। उन्होंने एक्स्ट्रा फ्रेंडली तरीके से मुझसे हाथ मिलाया, मानो चंद सेकंड पहले उन्हें मेरे बारे में जो ख्याल आए थे उनकी भरपाई कर रहे हो। गुड टू मीट यू सर। मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज के चलते उन्हें सर बोल गया था। माधव वट, भारत में आपकी हैसियत का अंदाज़ा लगाने के लिए आपका सरनेम जानना ज़रूरी होता है। माधव झा, मैंने कहा। झा इज इन बिहार। आई एम फ्रॉम बिहार, मैंने कहा। मैं जानता था कि अब मुझे यही पूछे जाने वाला है। मिस्टर सोमानी ने कोई जवाब नहीं दिया। रिया ने इस अस्वाभाविक खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। और ये है मेरी मॉम, उसने कहा। रिया की माँ मुस्कुराई और अपने हाथ जोड़ लिए। मैंने भी उन्हें नमस्ते किया। ड्रिंक्स की ट्रे लिए एक वेटर आया। रोहन ने बियर ली। रिया ने वाइन का एक ग्लास उठाया और मिस्टर सोमानी ने अपने लिए विस्की चुनी। मुझे नहीं पता था कि क्या लेना है, इसीलिए मैंने मना कर दिया।
नाइस पार्टी सोमानी अंकल, रोहन ने कहा। मिस्टर सोमानी ने टोस्ट के लिए अपना ग्लास उठाया। मिसेस सोमानी ने अपनी आंखों से इशारा किया कि कुछ महत्वपूर्ण मेहमान अभी अभी आए हैं, कोई अमीर या पावरफुल शख्स, या शायद दोनों। मिस्टर और मिसेस सोमानी ने हमसे माफ़ी मांगी और उन्हें रिसीव करने चले गए। रिया मुझे देखकर मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुरा दिया। मैं माहौल के अनुरूप खुद को ढालने की भरसक कोशिश कर रहा था। सो यू गाइज डू कॉलेज टुगेदर इन इट, रोहन ने कहा। उसके ब्रिटिश एक्सेंट के कारण मेरे लिए उसकी बात को समझना मुश्किल हो रहा था। यस, डिफरेंट कोर्स, सेम कॉलेज, रिया ने कहा। रोहन रिया से 1 इंच और मुझसे 5 इंच छोटा था, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस के कारण हम उसके सामने बच्चे लग रहे थे। बास्केटबॉल, वो तो बहुत बुरी चीज है, रोहन ने कहा। बुरी? बुरी क्यों भला? मैंने कहा। वो हंस पड़ा, मानो उसका मतलब उसके सचमुच बुरे होने से नहीं था। रिया भी मुस्कुरा दी। व्हाट? नथिंग, इट इज सच ए ब्रिटिश इंग्लिश थिंग, रिया ने कहा। मैं ब्रिटिश या इंग्लिश थिंग दोनों में से कुछ समझ नहीं सका था। तुम्हें इंडिया कैसा लगा? मैंने बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए कहा। मैं यही पला बड़ा हूँ डूड, मैं 10 साल पहले ही यहाँ से लंदन गया था, उसने कहा। मैं सोचने लगा कि क्या 10 साल में किसी इंसान के बोलने का लहजा भी पूरी तरह से बदल जाता है? स्टीफेस है ना, टॉप कॉलेज, तब तो तुम बहुत डैम स्मार्ट होगे, रोहन ने मुझसे कहा। मुझे स्पोर्ट्स कोटा के तहत एडमिशन मिला था, मैंने कहा। रिया हम दोनों को देख रही थी, वो हम दोनों को तोल रही थी। रोहन मुझसे 6 साल बड़ा था। वो बेहद अमीर और बहुत सुसंपन्न था। उसके एक्सेंट भी बहुत फैंसी था। वो अपने बालों में जेल लगाता था और लंदन में रहता था। उसके सामने मेरी कोई औकात नहीं थी। फिर भी रोहन चांडक में कुछ कुछ बेवकूफ़ाना अंदाज था, या शायद ये मेरी कल्पना ही थी। कम से कम मैं उससे लंबा हूँ, मैंने खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए कहा। रिया, वे तुम्हारे केवल लड़के ही दोस्त हैं, या तुम मुझे कुछ लवली लेडीज से भी इंट्रोड्यूस कराओगी? बहुत हैं, चलो पूल साइड की ओर, रिया ने कहा। हाँ, मुझे यहाँ बुजुर्गों के बीच मत फंसाओ। रिया और रोहन पूल की तरफ जाने लगे। हे माधव, रिया ने कहा। हाँ, ऐसे गुमसुम मत रहो। हम फिर से रिया की गैंग से जा मिले। ओ, तो दिल्ली की सबसे लवली लेडीज यहीं पर हैंग आउट करती है, रोहन ने कहा। मैं उसकी जैसी बातें क्यों नहीं कर पाता? रिया ने रोहन को सभी से मिलाया। रोहन ने हर लड़की का हाथ पल भर को थामा, उसे उठाया और कहा, अ प्लेजर टू मीट यू, या ऐसा ही कुछ। यदि मुझसे पूछो तो वो कुछ ज्यादा ही कर रहा था, लेकिन खिलखिलाती हुई लड़कियों को ये अच्छा लगा। सो यू आर द लंदन हॉट शॉट, यामिनी ने कहा। फ्रॉम लंदन फॉर श्योर मैडम, बट नॉट ए हॉट शॉट, रोहन ने कहा। सभी हंस पड़े। मुझे लगता है कि जब कोई अमीरजादा कुछ कहता है तो लड़कियों को उसकी बात कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। वेट ए मिनट गाइज, रोहन ने अपने पैकेट से अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। यस मम्मी जी, एवरीथिंग ओके राइट? आप कब आओगे? यहाँ सभी आपको पूछ रहे हैं। ओके, ज़्यादा देर मत करना, पार्टी आपके बिना शुरू नहीं हो सकती। जब रोहन फ़ोन अटेंड करने के लिए बाजू हुआ तो मैंने उसके चेहरे को देखा। वो दमक रहा था, शायद उसके फेशियल के वजह से जिसका उसने जिक्र किया था, या फिर शायद अपनी माँ की आवाज़ सुनकर। यू लेडीज़ लाइक टू पार्टी? आसपास कोई नाइट क्लब है जहाँ पर यहाँ के बाद जाया जा सके? रोहन ने लौट कर कहा। पार्क में अग्नि है, आयशा ने अपने बालों से खेलते हुए कहा। मैं सोचने लगा कि आखिर क्यों कोई इस तरह के फैंसी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना चाहेगा। खैर, रईस लोग ऑप्शन पसंद करते हैं और वे तरह तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं। तुम रिया को काफ़ी समय से जानते हो? रचिता ने रोहन से पूछा। तब से, जब वो एक बच्ची थी, रोहन ने कहा। मैं उसे बड़ी आसानी से उठा लिया करता था। हाँ, मैं 2 साल की थी और तुम 8 साल के थे, रोहन, रिया ने कहा। यस, ज़रा अभी वो ट्राई करके देखूं? रोहन ने अपना ग्लास नीचे रखा।
वो नीचे झुका और रिया की कमर थाम ली। रिया इतनी हक्की बक्की थी कि कोई प्रतिरोध नहीं कर पाई। मेरे पूरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ गई। मेरी मुट्ठियां तन गई थी और चेहरे पर खिंचाव आ गया। लीव हर अलोन यू बास्टेड, मैंने मन ही मन कहा। रोहन ने उसे उठा लिया। लड़कियां खिलखिला उठी, फिर उसने नीचे भी उतार दिया। ये सब केवल 2 सेकंड में हो गया, लेकिन मेरे भीतर इसके काफी देर बाद तक आग सुलगती रही। तुम थोड़े क्वाइट टाइप के हो मैट, रोहन ने कहा। क्या बात है, एक और ड्रिंक चाहिए? हाँ, मैं तुम्हारा खून पी जाना चाहता हूँ, मैंने फिर मन ही मन कहा। रोहन ने ड्रिंक्स ले जा रहे एक वेटर को बुलाया और बिना मुझसे पूछे एक बियर का मग थमा दिया। मुझे बियर की जरूरत नहीं थी। मैं इस एनआरआई के सिर पर किसी स्लैम डंक के शॉट की तरह प्रहार करना चाहता था। मैं रिया के साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहता था। मैं एक बार में पूरी बियर पी गया। मैंने ऐसा इस ग्रुप में अपनी मर्दांगी का प्रभाव फिर से जमाने के लिए किया था, जो कि बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा था। सभी ने मुझे हैरत से देखा। मैट, दिस इज रफ, गो इजी, रोहन ने कहा। रिया समझ गई कि मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूँ। उसने मेरी ओर देखा, मानो वो मुझसे पूछ रही हो कि क्या बात है। मैं आई कांटेक्ट से बचने के लिए दूसरी तरफ देखने लगा। लड़कियां रोहन के इर्द गिर्द जमा हो गई। वो उन्हें इंडियन एयरपोर्ट्स पर अपनी एडवेंचरस की कहानियां सुनाने लगा। माधव, क्या मैं तुमसे 1 सेकंड बात कर सकती हूँ? रिया ने कहा। हम उस ग्रुप से बाहर चले आए। हम रिया के ड्राइंग रूम में मुलायम सफ़ेद सोफे पर आमने सामने बैठ गए। 2 वेटर हमारे इर्द गिर्द घूम रहे थे। क्या हम थोड़ी देर के लिए? मैंने कहा और चुप हो गया। एक वेटर हमारे लिए स्प्रिंग रोल्स की एक प्लेट ले आया था। माधव, यहाँ इतने सारे गेस्ट हैं, ऐसे में हम प्राइवेट कैसे हो सकते हैं? यस फाइन, मैं समझ सकता हूँ, मैंने कहा और 2 स्प्रिंग रोल्स उठा लिए। मैं तुम्हें मंडे को कॉलेज में मिलूंगी, राइट? उसने कहा। मैंने स्प्रिंग रोल्स खाते खाते सिर हिलाया। मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो। कभी कभी तो इस तरह की पार्टीज में मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ टूरिस्ट की तरह हूँ, रिया ने कहा। व्हाट? ये रियल नहीं है ये सब। मैंने इस नकलीपन के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता दी है, उसने कहा। और तुमने अपने डेट से इतनी बेरुखी से बातें क्यों की? डिड आई? खैर, वे भी नकलीपन से भरे हुए हैं। आई होप इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। मैं अब भी वही रिया हूँ जो उस धूल भरे बास्केटबॉल कोर्ट पर तुम्हारे साथ खेलती है। वो हंस पड़ी। हमारे बीच यानी रिया? यानी तुम्हारे और मेरे बीच हमारी दोस्ती। रिया, हम दोस्त से बढ़कर कुछ है। वाकई। उसने मेरी तरफ देखा, मानो सचमुच में कंफ्यूज्ड हो। मैंने इससे पहले कभी किसी को किस नहीं किया, मैंने कहा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम कभी नहीं करोगी, मैंने कहा। करूंगी, प्रॉमिस। चलो अब खुश हो जाओ। उस मिस्टर लंदन के बारे में क्या? वो तुम्हें किस लिए उठा रहा था? रिया हंस पड़ी। ओ रो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। वो थोड़ा पागल है। उसने रोहन के लिए एक निक नेम भी बना रखा था, रो। हिंदी में इसका मतलब होता है रोना। मैं रो को रुला देना चाहता था। आर यू जेलस? नॉट एट ऑल। यस यू आर। जो भी हो, चलो फिर अंदर चलते हैं। वो उठ खड़ी हुई। तुम्हें मेरे पेरेंट्स अच्छे लगे? मैंने हामी भर दी। आप ये तो नहीं कह सकते कि आपको किसी के पेरेंट्स अच्छे नहीं लगे। गुड। चलो, इससे पहले कि वे हमारे बारे में कुछ सोचने लगे, अंदर चलते हैं। कुछ सोचने लगे? क्या सोचने लगे? मैं रिया से पूछना चाहता था। हम गार्डन में चले आए। तेज म्यूजिक के कारण मैं ठीक से कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। युवाओं का समूह पूल के इर्द गिर्द नाच रहा था। रोहन रिया के फ्रेंड्स के साथ नाच रहा था। उसने हमें बुलाया। मैं सोचने लगा कि कैसा हो अगर मैं नाचने की एक्टिंग करते हुए रो को स्विमिंग पूल में गिरा दूं। एक वेटर मेरे पास आया। सर, क्या आप माधव झा हैं? उसने कहा। हाँ, मैंने कहा। मैं हैरान था कि उसे मेरा नाम पता है। मैं भी सिमराव से हूँ। अरे, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भी वहाँ से हूँ? बाहर वाले गार्ड ने मुझे बताया। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर।
ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर के किसी आदमी से मिल रहा हूँ। इसका तो मुझे कोई फकिंग आइडिया नहीं है कि ये सुशी क्या बला है। आशु ने कहा, ये जापानीज फूड है, हमें क्या खाक पता होगा? क्या उनको हमारे लिट्टी चोखा के बारे में मालूम है? रमन ने कहा। उसने अपनी प्लेट में भरी बिरयानी में अपना फोर्क घुसाया। हम संडे के डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में थे और रिया की पार्टी का पोस्टमार्टम कर रहे थे। सुशी कोई बिग डील नहीं है, ज्यादा अहम बात यह है कि उसने तुम्हें स्पेशल फील नहीं कराया, शैलेश ने कहा। उसने अपने चम्मच को एडजस्ट किया और एक गिलास पानी पिया। उसने अपने चश्मे को एडजस्ट किया और एक गिलास पानी पिया। हमेशा दो टूक कहने वाला शैलेश ने इस बात से सभी को चुप करा दिया था। अजीब सी खामोशी में केवल बर्तनों और प्लेटों की खनकने की आवाज सुनाई देती रही। ट्रबल ब्रदर ट्रबल, शैलेश ने 1 मिनट बाद कहा। लेकिन उसने इसे किस किया था? आशु ने कहा। खिलौने, मैंने तुम्हें अमीर लोगों और उनके खिलौनों के बारे में बताया था ना, शैलेश ने कहा। मैं खाना खाता रहा। मेरे दोस्तों ने सिचुएशन की चीड़ फाड़ की। मैं अपने दिल में जानता था कि रिया मुझे खिलौना नहीं समझती थी। हमारे बीच एक रिश्ता था, लेकिन मेरा दिल ख्यालों में जीने वाला और स्टूपिड भी तो हो सकता था। मैं उससे बात करूंगा, मैंने कहा। क्या बातें बहुत हो गई, अब करने का समय है, रमन ने कहा। क्या करने का? मैंने कहा। रमन ने अपना सिर हिलाया। सभी मुस्कुरा दिए। लिसन माधव, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन तुम भी ये बात जानते हो कि इस तरह की लड़की तुम्हारी पहुंच के बाहर है, रमन ने कहा। क्या मतलब? मैंने अपना फोर्क टेबल पर रखते हुए कहा। उन्हें देखो और अपने आप को देखो। अपनी औकात भूल गए हो क्या? रमन ने सीधी और सधी हुई आवाज में अपनी बात कही थी। फिर भी मुझे वो चुभ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने अपना फोर्क उठाया और मेरे कलेजे में घोंप दिया हो। मुझे उसकी बात इसलिए चुभी क्योंकि उसे लगता था कि मैं रिया के लायक नहीं हूँ। मुझे उसकी बात इसलिए चुभी क्योंकि उसने सच कहा था। तो फिर वो हमेशा मेरे साथ क्यों रहती है? मैंने कहा। उसके चाहे जितने अमीर दोस्त हो सकते हैं, इनफैक्ट उसके खूब सारे अमीर दोस्त हैं ही। तुम उसकी जिंदगी में नए एग्जोटिक जंतु हो। वो बाकी सबसे बोर हो गई है, रमन ने कहा। तुम हमेशा निराशा भरी बातें क्यों करते हो? आशु ने कहा। केवल ये मोटू मेरा सपोर्ट कर रहा था। मैंने अपना प्लेट का गुलाब जामुन उठाकर उसके प्लेट में रख दिया। आंकड़े में देखे तो ज्यादा उम्मीद नहीं नजर आती, शैलेश ने अपनी एकेडमिक आवाज में कहा। लेकिन मेरे दोस्त रमन को ये पता होना चाहिए कि प्यार उच्च नीच की दीवारों में यकीन नहीं रखता। यदि ये प्यार है तो फिर वो रिलेशनशिप से क्यों बच रही है? रमन ने कहा और वहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसका डिनर पूरा हो चुका था और उससे जो कहना था उसे भी वो कह चुका था। आशु ने मुझे गुलाब जामुन के लिए थैंक्स किया। रमन को लड़कियों के बारे में क्या मालूम? तुम अच्छा कर रहे हो, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, सब ठीक होगा, उसने कहा। तुम्हें क्या लगता है शैलेश? मैंने कहा। हम चारों में से शैलेश की जजमेंट की सबसे ज़्यादा कदर करता था। वो क्लास में अव्वल आता था और हम सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन ऑफ कोर्स हमारी तरह उसे भी लड़कियों की ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी। उसने एक गिलास और पानी पिया। हाँ, जल्दी मत करो, लेकिन देर भी मत करो, शैलेश ने कहा। क्या मतलब? आंसू ने मेरी जगह पूछा। मतलब यही कि धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ते चले जाओ, रमन ने कहा। बढ़ते चले जाओ? कैसे? मैंने कहा। कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है, इसका सबसे साफ संकेत क्या है? शैलेश ने पूछा। जब वो आपके साथ वक्त बिताती है, मैंने कहा। गलत, शैलेश ने कहा और उठ खड़ा हुआ। फिर क्या? मैंने कहा। तुम्हें जवाब पता है तो अब कर डालो, शैलेश ने कहा और वहां से चला गया। तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? रिया ने कहा। वो उस दिन कॉलेज में लेमन कलर का चिकन सलवार कमीज पहनकर आई थी। क्लासेस के बीच में हम बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। शाम की हवा में उसके बाल चौतरफा उड़े जा रहे थे। थैंक्स फॉर द पार्टी, मैंने कहा। यू आर वेलकम। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सीन मेरा नहीं था, मेरे पेरेंट्स ये करना चाहते थे।
रिया, वो तुम्हारी दुनिया है, मैं ही उसमें फिट नहीं हो पा रहा था। मैं फिट हो सकती हूँ, लेकिन मैं उससे खुद को जोड़ कर नहीं देख सकती। मैं नकली मुस्कुराहट के साथ सुशी खाने के बजाय चाय पीते पीते कोई मीनिंगफुल बात करना चाहूँगी। रोहन, सॉरी, रो कैसा है? मैंने कहा, तुम पर उसका खासा इम्प्रेशन पड़ा है। वो कूल है ना? देखो, तुम्हें वो कूल लगता है। वो तुम्हारी दुनिया है, मैंने कहा। वो थोड़ा सा ओवर द टॉप और शो ऑफ है, लेकिन कम से कम वो एक मज़ेदार शख्स तो है। बाकी तो बस बोरिंग बिजनेसमैन है जो केवल पैसे और पार्टीज की बातें करते रहते हैं। वो मज़ेदार है तो मज़े करो, मैंने कहा और दूसरी तरफ देखने लगा। एनीवे, अब पार्टी की बातें छोड़ो, इधर देखो प्लीज़। धूप से हमारी आंखें चौंधिया जा रही थी। उसने चेहरे पर अपना पीला दुपट्टा लपेट रखा था। वो पीले फूलों की गुलदस्ता जैसा नजर आ रही थी, लेकिन मुझे सख्त होना ही था। मैं इस बात को इग्नोर करने लगा कि वो कितनी क्यूट है। मुझे डर था कि कहीं उसको देखकर मैं पिघल न जाऊं। तुम किस बारे में बात करना चाहते थे? उसने फिर पूछा। हमारा किस, मैंने कहा। रिया खिलखिला उठी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं लड़की हूँ और तुम लड़के हो, और तुम लड़के होकर उस बारे में बात करना चाहते हो। वेरी फनी। अब क्या हम उस बारे में बात कर सकते हैं? किस बारे में? तुमने तो वो जबरदस्ती मेरे साथ किया था। उसके जवाब ने मुझे स्टम्प्ड कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं अब क्या कहूँ। मैंने तो वो इसलिए किया था कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे। हाँ, बताओ मिस्टर झा, आपने वो क्यों किया था? बिकॉज आई लव यू। रिया जोर से हंस पड़ी, लेकिन इस बार मुझको उसकी हंसी अच्छी नहीं लगी। क्या तुम प्लीज सीरियस हो सकती हो? तुम्हारा कैजुअल बिहेवियर से मुझे तकलीफ हो रही है, मैंने कहा। उसने खुद पर काबू किया और पेड़ के नीचे क्रॉस लेग करके बैठ गई। ओके फाइन माधव, अब मैं सीरियस रहूंगी। मुझे इसीलिए हंसी आई क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ओह रियली? तुम ऐसा कैसे भला कह सकती हो? क्या तुम्हें इससे पहले कभी प्यार हुआ था? नहीं। तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये प्यार है? कंफ्यूजन में डालने वाली उसकी बातों ने मेरी बोलती बंद कर दी। और तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? मैंने थोड़ी देर बाद कहा। मुझे पता है हम दोनों अभी बहुत छोटे हैं, इनएक्सपीरियंस्ड, लेकिन क्यूरियस। यकीनन हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन प्यार, प्लीज। रिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, मैंने कहा। हमारी आंखें मिली। चंद पलों के लिए मिस सोमानी के पास भी कोई अल्फाज नहीं थे। माधव, तुम भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, लेकिन क्या? मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे अभी इस वक्त एक रिलेशनशिप में होना चाहिए किसी के भी साथ। सवाल का भला कोई क्या जवाब दे सकता है? मुझे तो नहीं पता। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे लिए उतना मायने नहीं रखता, मैंने कहा। हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। क्या हम पहले ही एक कपल जैसे नहीं हैं? तो फिर अगली स्टेप में क्या बुराई है? क्लास के लिए घंटी बजी, हम जाने के लिए उठ खड़े हुए। और अगली स्टेप क्या होती है माधव? उसने मेरे साथ चलते हुए कहा। मैं इसका जवाब सोचने के लिए 1 मिनट तक अपना सिर खुजाता रहा। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ? ओह, और इसके लिए क्या करना होगा? गेटिंग फिजिकल? हो सकता है ये अक्सर उसका एक पार्ट होता है। वो मुस्कुरा दी और इस तरह अपना सिर हिलाया मानो उसे ये सब पहले से पता हो। अपनी क्लास तक पहुंचने के बाद हम रुक गए। प्लीज रिया, मैंने कहा, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। क्या ये प्रपोजल है? उसने कहा। यदि तुम्हें लगता है तो मैं सोचूंगी, क्लास के बाद बताऊंगी। उसने मेरा कंधा पकड़ा और मुझे अपनी क्लास की ओर मोड़ दिया। अगले दिन रिया कॉलेज नहीं आई। डाइनिंग हॉल में लंच के दौरान मैंने अपने फ्रेंड्स कम रिलेशनशिप एक्सपर्ट को
मेरे प्रपोजल के बारे में बताया। शैलेश का मानना था कि मैंने बेसब्री दिखाई है, जबकि आशु को लगता था मैंने अच्छी तरह हैंडल किया है। शैलेश का मानना था कि मैंने बेसब्री दिखाई है, जबकि आशु को लगता था कि मैंने इसको अच्छी तरह से हैंडल किया है। वेल, तो उसने तुम्हें अपना डिसीजन के बारे में बताया? रमन ने पूछा। नहीं, और आज वो कॉलेज नहीं आई थी। मैंने कहा, देखो बेसब्री का नतीजा, वो तुम्हें अवॉइड करने लगी। मुझे अवॉइड करने के लिए? शैलेश ने कंधे उचका दिए। तुम्हें उसका जवाब हासिल करना चाहिए, रमन ने कहा। इससे भी बेहतर तो ये होगा कि उसके साथ कर डालो, शैलेश ने कहा। सभी चुप हो गए। क्या कर डालो? मैंने पूछा। सभी लड़के ठहाके मारकर हंस पड़े। यू गाइज आर सिक। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, टाइम पास, जब तक कि उसकी जिंदगी में कोई रियल बंदा नहीं आ जाता। शैलेश ने टूथपिक से अपना दांतों को खुरचते हुए कहा। शैलेश को इग्नोर करो, तुम तो ये पता लगाओ कि वो कॉलेज क्यों नहीं आई। उसको मैसेज करो, आशु ने कहा। मैसेज करूं? वो जवाब देगी, मैंने कहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं लंच के बाद अपने रूम में आया। अब मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था। वो महंगा ज़रूर था, लेकिन मैं उससे कभी कभी रिया से बात कर लिया करता था। मैंने एक मैसेज लिखा, आज कॉलेज नहीं आई, एवरीथिंग ओके? मैंने इस मैसेज को 3 बार लिखकर मिटाया। आखिरकार मैंने उसे भेजा। जिंदगी में सबसे बुरा इंतज़ार होता है किसी की जवाबी मैसेज का इंतज़ार। रिया ने 1 घंटे तक जवाब नहीं दिया। मुझे लगा जैसे 1 हफ्ता गुजर गया हो। 1 घंटे बाद मैंने वही मैसेज फिर से भेजा, ताकि वो इसे डबल डिलीवरी समझे, मेरी बेसब्री नहीं। कितनी मज़े की बात है कि जब फ्रेंडशिप रिलेशनशिप की शक्ल अख्तियार करने लगती है तो हर मैसेज के लिए एहतियात बरतने और स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत होती है। दूसरा मैसेज गया, जो कि उसे एयरटेल की सर्विस की प्रॉब्लम की तरह लगना चाहिए था। 1 घंटा और गुजर गया, कोई जवाब नहीं आया। मैं उसे फ़ोन लगाना चाहता था। मैं बड़ा लाचार महसूस कर रहा था। मैंने उसको प्रपोज किया था, कम से कम उसे मेरे मैसेज का जवाब तो देना चाहिए था। फिर मुझे डर लगने लगा, अगर उसने ना कह दिया तो? शायद उसके जवाब ना देने का मतलब ना ही था। अगर उसने मुझसे बातें करना बंद कर दिया तो? मुझे घबराहट होने लगी। मैं सोचने लगा कि कहीं उसे प्रपोज करना मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब फैसला तो नहीं था। मैंने उसे फ़ोन लगाया और निर्णय लिया। मैं 6 बार उसका नंबर टाइप किया, लेकिन ग्रीन बटन नहीं दबा पाया। मुझ में इतना साहस ही नहीं रह गया था। मेरा फ़ोन बीप हुआ। एक मैसेज आया था। मैंने धड़कते दिल से उसे खोला। आई एम सिक, वायरल फीवर, रेस्टिंग एट होम। मेरी जान में जान आई। उसने एक नॉर्मल मैसेज भेजा था। मैं उससे प्रपोजल के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन ये उसके लिए ठीक समय नहीं था। मैं कुछ तय कर नहीं पा रहा था। मैंने मन ही मन सोचा कि हमें लड़कियों से बात करने का हुनर क्यों नहीं सिखाया जाता। गेट वेल सून। मैंने खूब सोच समझ कर बाद में मैसेज भेजा। थैंक्स, उसका जवाब आया। मिस यू, मैंने लिखा और कुछ सोचने से पहले ही भेज दिया। उसने 1 मिनट तक कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे 1 दशक बीत गया। कहीं मैंने फिर से गड़बड़ तो नहीं कर दी? क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? देन कम होम, चीयर मी अप। उसका ये मैसेज पढ़कर मुझे लगा जैसे मेरे चेहरे पर हजारों फूलों की पंखुड़ियाँ बरस पड़ी हो। मैंने अपना टाइम टेबल देखा। डैम, मेरी 4 बेहद ज़रूरी क्लासेस थी। मैं नहीं जा सकता था। 1 घंटे में आता हूँ, मैंने मैसेज कर दिया। क्लासेस बाद में भी अटेंड की जा सकती है, लेकिन प्यार के लिए सबसे अच्छा समय फौरन होता है। मैंने रिया के बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। उसका बेडरूम घर की पहली मंजिल पर था। कम इन माधव, रिया ने कहा और गहरी सांस ली। अपनी बीमार दोस्त से मिलो। वो बेकरेज पर झुकी हुई बिस्तर में लेटी थी और अपने पैरों को फैला रखी थी। उसने एक व्हाइट नाइट सूट पहन रखा था जिसमें पिंक डॉट्स बने हुए थे। वो एक कैंडी लग रही थी, बीमार से ज़्यादा क्यूट। वायरल फीवर उसको सूट कर रहा था। रुको, एक बार बाहर जाकर फिर भीतर आ जाओ। मैं अपने मुंह में थर्मोमीटर लगाकर बैठ जाती हूँ, उसने कहा। मैं मुस्कुराया और उसके बेड के पास लगे कुर्सी पर बैठ गया। अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा।
वो एक तरफ झुकी और बेड के नीचे कुछ खोजने लगी। उसने वहां से गिटार निकाली और उसके तारों को छेड़कर गाने लगी, टेरिबल, आई फील टेरिबल एंड आई नीड ए हग। मैं हैरत से उसकी ओर देखता रह गया। बिकॉज आई एम श्योर दैट इज माई ओनली क्योर। उसने हैरत में डूबा मेरा चेहरा देखा तो मुझे एक आंख मारी। वो मजाक में गा रही थी, फिर भी मुझे उसकी आवाज़ और इस गाने के बोल बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम अच्छा गा लेती हो, मैंने कहा, और गिटार भी बुरा नहीं बजाती। हाँ, मैं टेरिबल फील कर रही हूँ और मैं गाती भी टेरिबली हूँ। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, तुम अच्छा गाती हो, मैंने कहा। वो मुस्कुराई और गिटार को एक तरफ रख दिया। फिर उसने अपनी बाहें फैला दी। व्हाट, मैंने कहा। आई सेड आई नीड ए हग। इतनी अजीब बात है, लड़कियों को लगता है कि वे जब चाहे लड़कों से फिजिकल अफेक्शन की मांग कर सकती है, लेकिन लड़के ऐसा नहीं कर सकते। किसी आज्ञाकारी की तरह उठा और झुककर उसे बाहों में भर लिया। तुम्हें बुखार नहीं है, मैंने कहा। वास्तव में उसका शरीर तो उल्टे ठंड लग रहा था। कुछ घंटे पहले था। उसके बाद मैंने एक झपकी ली और अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। तुम ठीक हो? उसने मजाक में मुंह बना लिया। मैं बीमार हूँ, प्लीज मेरा ध्यान रखो, उसने बच्चों की आवाज निकालते हुए कहा। मैं समझ गया कि वो अच्छे मूड में है, इसीलिए मैंने उसे वो बात कह दी जो पिछले 24 घंटों से मुझे परेशान किए हुए थे। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने कहा। व्हाट प्रपोजल? बेबी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यही बात मैं भी तुमसे कह सकता हूँ। कुछ पलों के लिए हमारी आंखें मिली। मैं उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा। वो झुकी और मेरे होठ उसके माथे पर जा लगे। व्हाट, मैंने कहा। इट वाज स्वीट। मुझे माथे पर चुमा जाना अच्छा लगता है, उसने कहा। मैंने हौले से उसका मुंह ऊपर उठाया। हमारी आंखें फिर मिली। मैं फिर उसे किस करने के लिए झुका। उसने एक झटके से अपना चेहरा हटा लिया। बेबी, मैंने कहा। अगर वो मुझे बेबी बोल सकती थी तो मैं भी बोल सकता था। नो माधव, नो। क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हम पहले ऐसा कर चुके हैं। हाँ ठीक है, हम पहले ऐसा कर चुके हैं, लेकिन मैंने उस बारे में सोचा है और मैं ये नहीं करना चाहती। मेरे साथ नहीं होना चाहती। मैंने ऐसा नहीं कहा। वेल, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? नहीं। फिर हम क्या हैं? फ्रेंड्स। क्या तुम अपने दोस्त को अपने को इस तरह बाहों में लेने देती हो? मैंने उसे थामे रखा था, लेकिन वो धीमे से मुझसे दूर हो गई। कि मैं तुम्हारे हाफ गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे क्लोज हूँ। हम साथ साथ वक्त बिताते हैं। हम कभी कभी एक दूसरे को प्यार से बाहों में भर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। और कुछ नहीं। कुछ और नहीं? कुछ और क्या होता है? वेल, तुम जानते हो कि कुछ और क्या होता है। हमें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मेडे, क्या तुम फिर से कुर्सी पर जाकर बैठ सकते हो प्लीज? उसने कहा। मैं कुर्सी पर चला गया। मेड एक ट्रे में 2 ग्लास ऑरेंज जूस लाई थी। रिया और मैंने एक एक ग्लास लिया। हम चुपचाप अपने ड्रिंक्स को सिप करते रहे। मैं सोचने लगा कि हाफ गर्लफ्रेंड से उसका क्या मतलब है। अभी मुझे अपने एक्सपर्ट्स पैनल की जरूरत थी, लेकिन वे लोग यहाँ नहीं थे। तुम क्या कह रही थी हाफ? मैंने मेट के जाने के बाद पूछा। उसने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वे अच्छी तरह से जानती है कि उसके दिमाग में क्या है। तो हम दोस्त से बढ़कर हैं, मैंने कहा। वेल, कैजुअल दोस्त से बढ़कर, लेकिन मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता। तुम्हें तो बस किस करने की धुन सवार है। क्या मैं तुम्हारे लिए बस यही हूँ, एक जोड़ी लिप्स? उसने अपना जूस खत्म किया। उसके चेहरे पर ऑरेंज कलर की पतली सी मूछें बन गई थी। हाँ, मैं उन ऑरेंज मूछों को चूमना चाहता था। मेड ने फिर दरवाजे पर दस्तक दी। वो एक बड़ा सा बुके लेकर आई थी। उसमें 3 दर्जन बड़े बड़े पिंक रोजेस थे और सिल्क के पतले पतले रिबन उन्हें बांधे हुए थे। ये रोहन ने भिजवाए हैं। रिया ने गेट वेल सुन का टेक पढ़ते हुए कहा। वो तुम्हें फूल क्यों भेज रहा है? अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। वो होटल का मालिक है, ये उसके लिए बहुत आसान है। उसकी सेक्रेटरी ने दिल्ली के किसी होटल से मुझे ये भिजवाने को कह दिया होगा। मैं वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो मुझे छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई। सो वी कूल?
उसने कहा। मैंने सिर हिला दिया। दरअसल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मुझे अपने दोस्तों की सख्त ज़रूरत थी। ठीक अभी मैंने अपने एक्सपर्ट पैनल को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया। हम सभी रुद्र के बाहर घास के लॉन पर क्रॉस लेग करके बैठ गए। देखा जाए तो हाफ बुरा नहीं है। ये इस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह देख रहे हैं, आशु ने कहा। हाफ एम्प्टी या हाफ फुल। मैं चुपचाप लॉन की घास तोड़ता रहा और मेरे एक्सपर्ट पैनल की ओपनिंग रिमार्क्स का इंतजार करता रहा। यदि मुझसे पूछो तो ये गबड़जाल है, सेल्स ने कहा। पेसिमिस्ट, आशु ने कहा। तुम्हारे लिए गिलास हमेशा आधा खाली ही रहेगा। नहीं, जो हाफ पार्ट नहीं मिल रहा वो बहुत ज़रूरी है, सेल्स ने कहा। रमन, मैंने पूछा। रमन ने गहरी सांसें भरी। फक, यदि लड़की तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होना चाहती तो इसे एक चेतावनी समझो, उसने कहा। हेल, ये चेतावनी से कहीं बढ़कर है, सेल्स ने कहा। ये उस फायर ब्रिगेड सायरन की तरह है जो 1000 वाट की एम्पलीफायर्स का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम वॉल्यूम पर बज रहा है। तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है क्या मिस्टर सिमराव? वो तुम्हारे साथ खेल रही है। आशु, तुम इसकी बात से एग्री हो? मैंने कहा। मोटू बिहारी, जो हमेशा से मेरा सपोर्टिव रहा है, मेरी आंखों में झांक कर देखा। तुम उसको पसंद करते हो, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा। तुम उस पर भरोसा करते हो? आई थिंक सो। जिस तरह उसने मुझे बार बार हक किया, या जिस तरह उसने मुझे अपने घर पर बुलाया, या जिस तरह वो नाइट क्लोज में भी मेरे सामने बैठी रही, पता नहीं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होता है। तुम्हें क्या लग रहा है? मैं तो बुरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया हूँ, इसीलिए तो मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। एक अनमनी सी लड़की जो प्रॉब्लम पैदा करती है, उसे इंटेलेक्चुअल लड़कों की एक पूरी फौज भी मिलकर सॉल्व नहीं कर सकती। मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस पैनल भी इसी समस्या से जूझ रही थी। ना कह दो, नो हाफ गर्लफ्रेंड, या तो सब कुछ या कुछ नहीं, सेल्स ने कहा। सब कुछ यानी? मैंने कहा। सब कुछ यानी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, चाहे पब्लिक में या प्राइवेट में, रमन ने कहा। मैं उनकी सलाह के बारे में सोचने लगा। देखा जाए तो वो सही कह रहे थे, लेकिन जब मैं रिया के साथ होता था तो मुझे उसकी बातें भी सही लगती थी। अब मैं क्या करूं? उसने मुझसे पूछा कि क्या हम कूल हैं, और मैंने सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने कहा, इस मामले में बात नहीं की जाती, इसे बस कर दिया जाता है, सेल्स ने कहा। कैसे? उसको अपने रूम पर बुलाओ और फिर, मैंने कहा। तीनों लड़कों ने एक दूसरे की ओर देखा और अर्थपूर्ण नजरों से मुस्कुराए। और फिर क्या? मैंने कहा। बिहार का नाम रोशन करो, रमन ने कहा और मेरा कंधा पकड़ लिया। हमने 10 मिनट से भी कम प्रैक्टिस की थी। उसके पेट में ऐंठन आ गई। उसने अपना पेट पकड़ा और गेम रोकने का इशारा किया। मैं वायरल अटैक के बाद से अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई हूँ, उसने कहा। वो कोर्ट से बाहर निकली और मैदान में बैठ गई। फिर उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। मुझे आराम की ज़रूरत है और मुझे इतनी सर्दी लग रही है, उसने अपना एक्स्ट्रा शॉर्ट्स की ओर इशारा करते हुए कहा। बेबस उसकी ऊपरी जांघों को ही ढक पा रहे थे। तुम्हें मुझे बताना था, हम आज खेलते ही नहीं, मैंने कहा। मैं ठीक हो जाऊंगी, उसने कहा। उसने अपना चेहरे से अपना हाथ हटाया और मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मेरे पैनल द्वारा मुझे रिया को अपने रूम पर ले जाने की सलाह दिए 1 हफ्ते का समय हो गया था। या तो बिहार का नाम रोशन करो या फिर तुम्हारे होने का कोई मतलब ही नहीं है। पूरे हफ्ते वे मुझसे यही कहते आ रहे थे। आज मेरे पास एक चांस था। हे, तुम मेरे रूम पर रेस्ट करना चाहोगी? मैंने कहा। चोरी छिपे, मैंने एहतियात दिखाते हुए कहा। हाँ, तुम आराम करना चाहो तो एक झपकी ले लेना, मैं पढ़ाई करूँगा, और अगर तुम चाहोगी तो मैं रूम से बाहर भी जा सकता हूँ। तुम्हें अपने कमरे से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वो उठ खड़ी हुई। उसने कहा कि मुझे कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये था कि वो मेरे कमरे पर चल रही है। लड़कियां कभी भी सीधे सीधे कुछ नहीं कहती। उनके जवाबों को सुनकर खुद
आपको ही अपना दिमाग खपाना पड़ता है। आखिर उनके मन में क्या चल रहा है? मैं एक बार फिर उसे भीतर ले आने में कामयाब रहा। जैसे ही मैंने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया, मैं समझ गया कि अब मेरा वक्त आ गया है। बिहार का नाम रोशन करो, अपने आप को साबित कर दो, मैं बार बार खुद से कहता जा रहा था। रिया पैर सीधे कर कर बेड पर बैठ गई। लेट जाओ, मैंने कहा। मैं इतनी बीमार भी नहीं हूँ, मुझे बस थोड़े से आराम की ज़रूरत है, रिया ने कहा और मुस्कुरा दी। मैं देख सकती हूँ कि तुमने अब अपने रूम की साफ सफाई कर रखी है। वेल, फिर भी ये तुम्हारे रूम के सामने कुछ भी नहीं है, वो मेरे डैड के घर का रूम है। काश कि मैं तुम्हारी तरह ऐसे किसी हॉस्टल में रह पाती। हे, तुम चेंज करना चाहोगी? मैंने विषय बदलते हुए कहा। तुम कह रही थी कि तुम्हें सर्दी लग रही है। उसके बैग में दूसरे कपड़े रखे थे। कहाँ? मैं यहाँ बाथरूम तो यूज नहीं कर सकती ना, तो यहीं पर चेंज कर लो। हाँ, नाइस ट्राई मिस्टर। मेरा मतलब ये था कि मैं कमरे से बाहर जा सकता हूँ। ओह रियली, तुम तो बड़े जेंटलमैन हो। मैं उसके इस तरह की बातों को इग्नोर करना अब सीख गया था। मैंने कंधे उचका दिए। मैं इसी में ठीक हूँ, उसने कहा। लेकिन मैं नहीं हूँ, मैंने कहा। क्यों? तुम्हारे शॉर्ट्स, वे मेरा ध्यान भटकाते हैं। ये रेड शॉर्ट्स, मेरा कहने का मतलब था तुम्हारी लेग्स, वे लेग्स जिसे ये शॉर्ट्स छुपा नहीं पा रहे हैं। रिया हंस पड़ी। उसने एक बेडशीट ली और खुद को ढक लिया। अब ठीक है मिस्टर, नाउ व्हाट? तुम पढ़ाई करना चाहते हो? अफसोस कि उसके द्वारा बेडशीट से खुद को कवर करने के बाद मैं अब वो नज़ारा नहीं देख पा रहा था। हाँ, और तुम आराम करोगी? हाँ, रिया ने कहा और हंस पड़ी। क्या हुआ? मैंने कहा। जैसे कि मैं आराम कर पाऊंगी। बिल्कुल कर पाओगी, मैंने कहा और दूसरे ओर हो गया। मैं कुर्सी पर बैठ गया, टेबल लैंप जला ली और अपनी सोशियोलॉजी की टेक्स्ट बुक खोल ली। रिया बेड पर बैठी रही। शायद वो इस बात में यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं उसको छोड़कर सचमुच पढ़ाई करने बैठ गया हूँ। कुछ मिनटों के बाद वो लेट गई। क्या पढ़ रहे हो? उसने पूछा। उसकी आंखें बंद थी। अर्ली 20th सेंचुरी में सोशल अपराइजिंग। तुम्हारी ग्रेड्स कैसे हैं? नॉट बैड, लेकिन मैं टॉपर नहीं हूँ। मैं फिर अपनी किताब पढ़ने लगा। तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते हो? उसने कहा। लड़कियां कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, खास तौर पर तब जब एक किताब के लिए ऐसा किया जाए। कई बार तो बता चुका हूँ, कुछ साल दिल्ली में काम करूँगा और फिर सिमराव लौट जाऊँगा। उसने आंखें मुंदे मुंदे ही कहा। उसका लहजा ऐसे नकचढ़े अंकल जैसे लग रहा था जो आपसे कोई सवाल पूछते ही हैं इसीलिए कि हूँ कहकर जाहिर कर सकें। मुझे पढ़ाई करने दो रिया, और तुम भी आराम करो। मेरे दिमाग में कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, लेकिन मैं भीतर ही भीतर इतना ज़रूर समझता था कि मुझे धीरे धीरे किस तरह से आगे बढ़ना है। मैंने तय कर लिया था कि मैं पहले पहले उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो वो फिर मुझे लेक्चर देने लग जाएगी। मेरी बेरुखी से उसे थोड़ी हैरत हुई। उसने जब भी मुझसे बात करने की कोशिश की थी, मैंने उसे चुप करा दिया था। आखिरकार वो चुप हो गई। आई एम टायर्ड। आधे घंटे की खामोशी के बाद मैंने कहा। आई एम स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब, उसने कहा। अब नखरे दिखाने की उसकी बारी थी। मुझे भी सोना है, मैंने कहा। वहीं रहो, मैं मरीज हूँ और मरीज आराम कर रहा है, उसने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। मैंने अपनी किताबें बंद की, उसके पास गया और बेड पर बैठ गया। रिया, मैंने कोमल स्वर में कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि वो सो रही है। मैंने उसकी चादर हटाई। उसकी छोटी शॉर्ट्स और ऊपर चढ़ गई थी। मैं उसकी लेग्स को देखता ही रह गया। उसने तुरंत चादर फिर ओढ़ ली। लड़कियों को नींद में भी ये पता चल जाता है कि उन्हें देखा जा रहा है। मैं उसके पास लेट गया। मैंने थोड़ी सी चादर अपने पर डाल ली, लेकिन साथ में ही ये भी कोशिश कर रहा था कि उससे मेरा कम से कम बॉडी कांटेक्ट हो। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। हम 2 मिनट तक चुपचाप लेटे रहे। वो मुड़ी, उसकी नाक मेरे कंधे से टकराई। उसके हाथ मेरी कोहनी को छू गए।
मैं ये दिखावा करते हुए मुड़ा मानो मैं नींद में करवट बदल रहा हूँ। अब हम एक दूसरे के सामने थे। फिर मैंने धीमे से अपना बायां हाथ उस पर रख दिया। उसने कोई विरोध नहीं किया। मेरा हाथ उसके लंबे बालों को छू रहा था। उसकी नाक अब मेरे सीने में धंसी हुई थी और मैं उसकी गर्म सांसों को महसूस कर पा रहा था। मैंने अपना हाथ उसकी पीठ पर घुमाया और उसे अपनी ओर खींच लिया। वो सोती रही, या कहूँ सोने का नाटक करती रही। अब मैंने अपना अब तक का सबसे बोल्ड कदम उठाते हुए अपने पैरों को उसके ऊपर रख दिया। उसके पैरों की नर्म त्वचा मेरे पैरों की त्वचा से टकराई। मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैं उसे किस करने की चाहत से भर उठा, लेकिन खुद को रोक लिया। मैं अपने हाथ उसकी पीठ से कमर की ओर ले जाने लगा। जैसे ही मेरा हाथ उसकी कमर से निचले हिस्से पर गया, उसकी आवाज़ से मैं चौंक गया। मिस्टर झा, उसने कहा। यस मिस सोमानी। इसको सोना नहीं बोलते। तुम चाहो तो सो सकती हो। ओ रियली? तुम अगर इस तरह मुझ पर चढ़े रहोगे तो मैं कैसे सो पाऊंगी? मैं हंस पड़ा। मैंने उसे अपने और करीब खींच लिया और उसके चेहरे को उठा लिया। मैंने उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना मुंह फेर लिया। कंट्रोल योर सेल्फ माधव, उसने कहा। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे नहीं जाने दिया। क्यों? मैंने कहा। हम इस बात पर एग्री हुए थे, लेकिन क्यों? जस्ट, ओ माई गॉड, आई जस्ट फेल्ट योर। माधव, मुझे जाने दो। रिया, कम ऑन, तुम मुझे जाने दोगे या नहीं? यू आर हिटिंग मी। मैंने उसे छोड़ दिया। वो मुझसे दूर खिसक कर बेड के किनारे चली गई। आई वॉन्ट यू। नो प्लीज़, मुझे करने दो। नहीं, तुम्हें करना ही होगा। व्हाट डू यू मीन? मुझे करना ही होगा, उसने कहा। वो बेड पर उठकर बैठ गई और मुझे घूर कर देखने लगी। उसका शरीर तना हुआ था, लेकिन मैं अब पीछे हटने को राजी नहीं था। मैंने बहुत लंबा इंतज़ार किया था और बहुत देर तक सब्र करने का नाटक कर चुका था। अब मैं उम्मीद कर रहा था वो अपने आप को मुझे सौंप देगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारे शरीर की भूख मिटाने के लिए नहीं हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर हमने जो डिस्कस किया था, तुम उस पर कायम क्यों नहीं रह सकते? नथिंग फिजिकल, जस्ट क्लोज फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तब हम शायद एक दूसरे के दोस्त भी नहीं रह सकते। मैं इस बात का जवाब नहीं दे सका। मैं अपने सारे पत्ते खेल चुका था और अब मेरे पास कोई और दाव बाकी नहीं रह गया था। वो बेड से उठी, अपने कपड़े ठीक किए और जाने के लिए अपना बैग उठा लिया। गुस्से और चाहत के साथ मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम इस तरह मेरे साथ खेल नहीं सकती। मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ। खिलौना? तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो जब तक कि कोई और शख्स तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ जाता। व्हाटएवर, अभी तो तुम मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो और एक अच्छी खासी दोस्ती का कवाड़ा कर रहे हो। बाय। मैंने उसे अपनी ओर खींच लिया। वो फिर बेड पर बैठ गई मेरे करीब। इसे एक अच्छा खासा रिश्ता नहीं कह सकते। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसे मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं एक बार फिर से उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक बार फिर अपना मुंह फेर लिया। बस एक बार। नहीं प्लीज़, मैंने कहा। ना। नहीं, उसकी आवाज़ सख्त थी। मैं अभी तक अपनी लिमिट में ही हूँ रिया। मैंने उसका कंधा थामते हुए कहा। माधव, मैंने तुम्हारा ये रूप इससे पहले कभी नहीं देखा था। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? देती है तो दे, वरना कट ले। क्या? मैं ये खालिस भोजपुरी में कहा था। यदि मैंने कहा होता कि मेक लव टू मी और लिव, तो वो भी सम्मानजनक होता। इसका इंग्लिश में और बेहतर ट्रांसलेट करना हो तो वो इस तरह होगा, फक मी और फक ऑफ। लेकिन मैंने जो कहा था उसकी तुलना में तो ये भी बेहतर लग रहा था। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था। शायद मैं
अब और सब्र नहीं कर सकता था। शायद मैं इनसिक्योर और डरा हुआ महसूस कर रहा था। सबसे ज़्यादा संभावना तो इसी की थी कि मेरे भीतर के सिमराव वाले बिहारी का बहिष्पन उभर कर सामने आ गया था। मैं फौरन समझ गया कि मैंने एक गलत बात कह दी है, इसीलिए मैं अपने शब्दों को वापस लेने की कोशिश करने लगा। तुमने अभी अभी क्या कहा? कुछ नहीं, सुनो, मैंने उसे छोड़ दिया। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, रिया सोमानी अपना सामान समेट कर वहाँ से जा चुकी थी। उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैंने उसे 27 मैसेज किए, लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं हर सुबह कॉलेज के गेट पर उसका वेट करता, लेकिन वो अपनी BMW से निकलती और मुझे इग्नोर करते हुए जल्दी जल्दी अपनी क्लास में चली जाती। ब्रेक्स के दौरान वो अपनी गर्ल्स फ्रेंड्स से घिरी रहती। एक बार जब मैं कैफेटेरिया में उसकी ओर बढ़ा तो उसने अपना फ़ोन निकाला और बातें करने की बहाना बनाते हुए वहाँ से चली गई। तुमने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, शैलस ने कहा। मैंने अपने दोस्तों को अपनी पूरी कहानी सुना दी थी। वे बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उन्हें एक रोमांच कहानी सुनने की उम्मीद थी, लेकिन मेरी कहानी तो नाकामी की दास्तां थी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने रिया को कहा देती है तो मोटी चमड़े वाले मेरे उन दोस्तों को भी शर्म आ गई। हम आपस में इस तरह की बातें क्या करते थे, लेकिन लड़कियों से कोई भी इस तरह की बातें नहीं कर सकता था। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि मैंने वो बात एक ऐसी लड़की से कह दी जिसे मैं चाहता था और जिसकी मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करता था। अभी तो उसके साथ इंटीमेसी पर फोकस करने के बजाय उससे अपने रिश्ते को सुधारने पर ही जोर दो, आशु ने कहा। उसकी आवाज़ में झुंझलाहट झलक रही थी। मैंने तो रिश्ता सुधारने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन रिया ही मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। आखिरकार मुझे उसका पीछा करने को मजबूर होना पड़ा। मैं उसे अकेले में बात करना चाहता था। मैंने मन ही मन कसम खाई कि उससे अब हिंदी में कम से कम बात करूंगा, नहीं तो मेरे मुंह से फिर से वैसे ही कोई बात निकल जाती। आखिरकार मुझे मौका मिला। वो लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी और यूरोपियन लिटरेचर का इतिहास की किताब में खोई हुई थी। उसने रेड एंड वाइट सलवार कमीज और ब्लैक ईयररिंग्स पहन रखी थी। रिया, मैंने धीमे से कहा। वो अपनी सीट बदलने के लिए उठी और खड़ी हुई। 2 मिनट्स, आई बेग यू, मैंने कहा। वो मुझे इग्नोर करती हुई स्टूडेंट से भरी एक टेबल पर चली गई। मैं वहाँ पर उससे बात नहीं कर सकता था। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने कहा। 10 स्टूडेंट ने हैरत से मेरी ओर देखा। रिया अपना वही पेज पढ़ती रही। मैं लाइब्रेरी के बाहर 2.5 घंटे तक इंतज़ार करता रहा। जब वो बाहर निकली तो उसने मुझे देखा और दूसरी दिशा में जाने लगी। बस 2 मिनट, मैंने उसकी ओर दौड़कर जाते हुए कहा। लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, अंडरस्टैंड, उसने कहा। मैं इसी तरह तुम्हारा पीछा करता रहूँगा। इससे तो बेहतर है हम यही बात कर लें। उसने मुझे घूर कर देखा और चुपचाप खड़ी रही। उसकी मुट्ठियाँ भीज गई। तुम्हारा टाइम शुरू होता है, उसने कहा। लिसन, आई एम रियली रियली सॉरी। उसने अपने हाथ बांध लिए। किताब अब भी उसके हाथ में थी। आप अपना वक्त बर्बाद मत करो। सॉरी से अब तुम्हारी बात नहीं बनने वाली। मेरा वो मतलब नहीं था। तुमने वो कहा ही कैसे? तुम्हें पता है कि उसको सुनकर मुझे कैसा लगा? उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। मैंने नज़रें घुमा ली। मैं एक रिजर्व पर्सन हूँ माधव। मैं लोगों के सामने आसानी से खुल नहीं पाती। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने? उसने अपना निचला होठ चबा लिया। जस्ट वर्ड, जो बात तुमने मुझसे कही। मैं ज़्यादा हिंदी बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे हिंदी समझ में आती है माधव, उसने कहा और अपना सिर घुमा लिया। फिर वो मानो खुद से बात करते हुए बोली, मेरे दोस्तों ने मुझे पहले ही तुमसे आगाह रहने को कहा था। आई जस्ट लव यू रिया। यस राइट, वाकई वो अपना प्यार जताने का बहुत क्लासिक तरीका था। वो गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया था। लेट मी बी क्लियर, जिंदगी में आज तक मुझसे किसी ने इतनी चिप तरीके से बात नहीं की है। मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जगह दी। हमारे बीच कुछ था,
वो अब नहीं है, नहीं, अब नहीं है। अगर तुम मुझसे इस तरह की बात कह सकते हो तो पता नहीं तुम अपने मन में मेरे बारे में क्या सोचते होगे। मैं बस तुम्हारे करीब आना चाहता था, तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता था। तुमने कहा था देती है तो दे वरना कट ले। क्या ये सुनने में करीब आना जैसा लगता है? उधर दोस्तों ने उकसा दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा तब तक तुम मेरी नहीं हो सकोगी। तुमने इस बारे में पहले अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया था। सब कुछ नहीं पर इस तरह की बातें की। लेट मी गो, फक हर टुडे। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, उसने अपने हाथ से इशारा कर मुझे खामोश होने को कहा। मैं अब कुछ कहने वाली हूँ जिसको ध्यान से सुनना, ओके? उसने कहा। उसकी आवाज़ काँप रही थी, हालांकि वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। पहली बात, आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना। दूसरी बात, अब हम दोस्त नहीं हैं। मैंने खुद से और अपने दोस्तों से वादा किया है कि अब मैं अपने दोस्तों को चुनने में एहतियात बरतूंगी। तीसरी बात, मेरा पीछा करना बंद कर दो, इससे मुझे दिक्कत होती है। मैं नहीं चाहती कि मुझे अपनी पेरेंट्स या कॉलेज अथॉरिटीज़ से तुम्हारी शिकायत करने को मजबूर होना पड़े। रिया प्लीज़ गो नाउ, उसने अपने हाथ बांधते हुए कहा, मानो मेरे हाथ जोड़ रही हो। मैंने आखिरी बार उसे ध्यान से देखा। उसका खूबसूरत लेकिन गुस्से और उदासी से भरा हुआ उसका चेहरा, उसके लंबे बाल जिन्हें मैंने सहलाया था, उसके होठ जिन्हें मैंने चूमा था और लौट आया। वो भी जाने लगी। मेरे कानों में उसके कदमों की आहट धीरे धीरे मध्यम होने लगी।